साथियों, जब हम एक विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं, एक यूनिवर्सिटी की कल्पना करते हैं, तो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे समाज में जो विद्वेष है, समाज में जो भेदभाव है, वो यहाँ पे मौजूद ना हो। ताकि जब हम एक विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ हम दूसरे क्षेत्र के लोगों से, दूसरे जाति के लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर के जो विद्वेष है, हमारे अंदर के जो स्टीरियोटाइप्स है, वो भी टूटते हैं। इसलिए एक विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण जगह है जो एक समाज को ढालता है। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे विद्वेष ना हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे, वो विश्वविद्यालय एक वैसा समाज की को ढालता भी है कि जहाँ पे उस तरह का विद्वेष ना हो। लेकिन अगर हम अपने विश्वविद्यालयों की बात करें, यूजीसी के खुद के डेटा कहते हैं कि 118% राइज हुआ है क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में। ये आंकड़े तब निकल के आते हैं जिसका जिक्र एक साथी यहाँ पे कर रहे थे कि जो पायल तन्वी की माँ और रोहित वेमुला की माँ के द्वारा जो केस फाइल किया गया था, वो सुनवाई हो रही थी, उसमें यूजीसी ये आंकड़े प्रस्तुत करता है। और उसी सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको जुडिशियल ऑर्डर के फॉर्म में जब यूजीसी को रिकमेंड किया जाता है, तो उस जुडिशियल ऑर्डर और उस रिकमेंडेशंस के आधार पे ये यूजीसी नए गाइडलाइंस लेके आता है। और जब ये नए गाइडलाइंस आते हैं, हम देखते हैं कि देश भर में जातिवादी संगठन, ब्राह्मणवादी संगठन देश भर में सड़कों पर उतर के इसका विरोध करते हैं। इसमें जब स्टे लगाया जाता है कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस का एक ऑब्जर्वेशन होता है। उन्होंने कहा कि ये रेगुलेशन से समाज का बंटवारा होगा। इस समाज का बंटवारा तो पहले से ही है। हम किसी इतिहास की किसी घटना का जिक्र ना करें, 5 साल 6 साल पीछे जाके या 2-3 दशक पीछे जाके ना, हम पिछले 10 दिनों के अगर जो इस देश में जो जो घटनाएं हुई है उसका ही जिक्र करें, हम देखते हैं 2 घटनाएं आती है। एक घटना बिहार से आती है कि जहाँ पे एक दलित महिला की मौत के बाद उसके परिवार वालों को उसका दाह संस्कार करने के लिए वो जो जगह होती है, जो शमशान घाट होता है, वहां पे जाने नहीं दिया जाता है। उस महिला का दाह संस्कार चौराहे पे, रोड पे किया जाता है। दूसरी घटना हम देखते हैं राजस्थान से आती है, गुजरात से आती है, जहाँ पे एक दलित जो लड़का है, उसकी शादी में जब वो घोड़ी पे चढ़ता है तो उस पे तलवार से वार किया जाता है अपर कास्ट के द्वारा। तो ये है हमारे समाज की स्थिति। और यूनिवर्सिटी की स्थिति तो यूजीसी के आंकड़े खुद कहते हैं कि कितना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस बढ़े हैं। और उसके दूसरी तरफ हम देखें कि कितने वैकेंट सीट है, ओबीसीज के कितने वैकेंट सीट है, प्रोफेसर्स के, एससी एसटीज के कितने वैकेंट सीट है। इस माहौल में हम ये मानते हैं कि कोई एक इक्वालिटी मेजर्स जो यूजीसी गाइडलाइन के तौर पे हो या जो आंदोलन का डिमांड रहा है रोहित एक्ट, उसकी सख्त जरूरत है। अगर हम ये देखें कि यूजीसी गाइडलाइंस आने के बाद 2 नैरेटिव इस देश भर में चलाया जाता है कि पहला कि अपर कास्ट को इन सभी गाइडलाइन से बाहर कर दिया गया है, दूसरा कि इसका मिसयूज किया जाएगा अपर कास्ट के खिलाफ ही। पहली बात, अगर उस गाइडलाइंस को हम अच्छे से पढ़े तो उसका सिर्फ एक सेक्शन 3C जो सेक्शन है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। बाकी पूरे गाइडलाइंस में अलग अलग तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन क्षेत्र के आधार पे हो, जाति कास्ट के, आपके धर्म के आधार पे हो या आपके जेंडर के आधार पे हो या डिसेबिलिटी की जो बात हो, उसमें आधार पे आप ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अपर कास्ट के लोग उसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। सिर्फ 3C सेक्शन जो है, जो जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। और अगर हम ये देखें कि जाति व्यवस्था बनाई किसने है और हर आंकड़ों को देखें, समाज के स्थिति को देखें, समाज में जो घटनाएं होती है उनको देखें, तो कौन वैसे लोग हैं जो जाति आधारित भेदभाव का शिकार होते हैं। क्या कोई देश में एक ऐसा केस है जहां पे किसी के ब्राह्मण होने के कारण उसको इंटरव्यू में कम नंबर दे दिया गया? क्या कोई एक ऐसा केस आया है कि किसी एक जनरल कैटेगरी की सीट्स को एनएफएस बता के उसको उस पर बहाली नहीं की गई या उसको खत्म कर दिया गया? ऐसा नहीं होता है। कास्ट सिस्टम जिन्होंने बनाया है, जाति व्यवस्था जिन्होंने खड़ा की है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी वही करते हैं। दूसरा चीज अगर हम देखें तो मिसयूज की काफी बात की जा रही है। हमारे संविधान में भी, मतलब बीएनएस जो भी लेके आया गया, उसमें भी साफ साफ जिक्र है कि अगर आप किसी भी तरह के फेक कंप्लेन्स अगर आप करते हैं तो उसका कानूनी प्रावधान है बीएनएस के धारा में। तो मुझे लगता है इस पे कोई ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। दिक्कत इनको मिसयूज से नहीं है, दिक्कत इनको बाहर किए जाने से नहीं है। दिक्कत इनको ये है कि इनका जो एकाधिकार है शिक्षा पे, जो सदियों से चलता आया है, यूनिवर्सिटीज में जो है इनका एकाधिकार, वो प्रोफेसर्स के पद पे हो, पीएचडी स्कॉलर्स के पद पे हो या यूजी पीजी में एडमिशंस के पद पे हो, वो चैलेंज जब इनको हो रहा है तो इससे दिक्कत आ रही है। इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देश भर में जब ये प्रोटेस्ट हुए, और ये प्रोटेस्ट आज भी चल रहे हैं, हमें ये ध्यान देना चाहिए
कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो स्टे आने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अपने घरों में शांति से बैठ गए। आज भी देश भर में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल भी प्रोटेस्ट हुए और अगले 2-3 दिनों में भी प्रोटेस्ट का कॉल है। इस समय हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुद इकट्ठा हो, हम एकत्रित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और सड़कों पे उतरे। क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो वो सारी पार्टियां, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, काफी लोगों ने जिक्र किया डेमोक्रेसी का। हमारे देश में डेमोक्रेसी की, अगर डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को देखें तो पार्लियामेंट की तरफ हम देखते हैं, हम जुडिशरी की तरफ देखते हैं। जुडिशरी का जो पूरा रोल है, हम देखते हैं कि अपने ही सुप्रीम कोर्ट जो अपना ही रिकमेंडेशन है, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो यूजीसी गाइडलाइन बने थे उसी को वो स्टे लगा देता है। यूजीसी उसको डिफेंड नहीं कर पाता है। जो गाइडलाइंस यूजीसी ने खुद ड्राफ्ट किए हैं, खुद पेश किए हैं, उसको जानबूझ के यूजीसी कोर्ट में डिफेंड नहीं करता है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है इस देश के, वो यूजीसी की तरफ से उसके पैरोकारी कर रहे थे, उनके तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता है। तो हम एक तरफ देखते हैं कि जुडिशरी की क्या हालत है, जुडिशरी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। पार्लियामेंट की तरफ जगह हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो तमाम पार्टियां जो ये दावा करती है पिछड़ों की पैरोकारी करने का, बहुजन की पैरोकारी करने का, जो अगर 90 के दशक में हम देखें कि जो इस चीज का क्रेडिट लेती हैं कि उनके दबाव के कारण इस देश में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू किया गया, हम उनके तरफ देखते हैं तो आज ये पता चलता है कि वो ओबीसी और एससी एसटी बहुजन समाज से ज्यादा चिंतित ये है कि ब्राह्मण नाराज है इस देश में, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई मूवी बन जा रही है, उनका नाम ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि सांसदीय जो पार्टियां हैं उनकी नाराजगी उस तरफ है, इस तरफ उनका कोई सहानुभूति या उनका कोई सोलिडारिटी नहीं है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और हमारे पास एक ही जगह बचता है, वो है सड़क इस देश का। और हम देखते हैं कि सड़क पे जो आंदोलन अपर कास्ट के लोगों ने किया, उसका ही जो दबाव था वो सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ा। तो आज के समय की जरूरत ये है कि हम सब भी एकत्रित होकर सड़क पे उतरे। हम देखिए कि देश में अलग अलग जगह पे ये हुआ भी। पटना यूनिवर्सिटी में लगभग, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र या पटना के जो छात्र हैं, लगभग 5000 से ज्यादा छात्र सड़क पे उतरे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रोटेस्ट होता है, बीएचयू में बड़ा प्रोटेस्ट होता है, दिल्ली में अलग अलग जगह बड़ा प्रोटेस्ट होता है। और साथ साथ ये भी देखने की बात है, अपर कास्ट जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे किस तरह के भाषा की यूज की जा रही है, क्या नैरेटिव किया जा रहा है और उनपे किस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है। प्रधानमंत्री को गाली देने के बाद भी उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन पटना में हम देखें कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूपी के छात्र जाके मारपीट करते हैं, बीएचयू में वीटी पे मारपीट किया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। जेएनयू की तरफ से जो जेएनयू में जो कॉल आता है, हम देखते हैं कि उसके एक दिन पहले जेएनयू के ऑफिस बेयरर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये साफ साफ बताता है कि सरकार, स्टेट, जुडिशरी किसके तरफ खड़ी है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सड़कों का रास्ता। हम सड़क पे उतरे और एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा करें यूजीसी रेगुलेशंस के पक्ष में, और उसको उस डिमांड के साथ कि इस रेगुलेशंस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाना पड़ेगा आपको, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस को कैंपस स्पेसेस में एड्रेस करे। वो एक्ट रोहित एक्ट होना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं कलेक्टर की तरफ से अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथी।